चैप्टर 271 पोषण बनाना शुरू। निया का अब तक का सबसे कठिन पोषण। अगर किसी के पास जन्मजात प्रतिभा होती है तो उसे कुछ सीखने के लिए सिर्फ एक बार का प्रदर्शन ही काफी होता है, लेकिन अगर किसी में प्रतिभा ही नहीं हो तो वह चीज दर्जनों बार देखने पर भी समझ में नहीं आती। लुदान जी के सामने इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी ही बैंगनी क्लास थी। उन्होंने इस औषधि का प्रदर्शन सैकड़ों बार किया था, लेकिन उन मूर्खों में से सिर्फ कुछ ही लोग इसकी असली बात समझ पाए थे। ठीक है, निया ने हल्का सा सिर हिलाया और पूरी गंभीरता से लुदान जी के हर एक कदम को देखने लगी। आभा छिपाने वाली औषधि को मिड लेवल औषधि इसलिए माना जाता था क्योंकि इसमें 13 अलग अलग औषधीय सामग्री लगती थी, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था। असल मुश्किल तो यह थी कि उन 13 में से 4 जड़ी बूटियों के गुण एक दूसरे से टकराते थे। अगर हर्बलिस्ट जरा सी भी लापरवाही करता तो उनकी औषधीय शक्ति आपस में टकराकर पूरी औषधि को बेकार कर देती। लुदान जी ने एक एक करके 13 जड़ी बूटियां मेज पर रखीं। फिर उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ हर सामग्री को तैयार करना शुरू किया। उनकी हर हरकत धीमी जरूर थी, लेकिन बिल्कुल भी सुस्त नहीं। हर कदम बहुत सावधानी और सटीकता से उठाया जा रहा था। कभी वे जड़ी बूटी को दबाते, कभी उसका रस निकालते, कभी उसका सत्व अलग करते और आखिर में उसे पीसकर महीन चूर्ण बना देते। हर प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि देखने वाले स्टूडेंट्स भी एकटक देखते रह गए। जब सभी 13 जड़ी बूटियां तैयार हो गईं, तो लुदान जी ने उनमें से एक तरल औषधि को क्रिस्टल की बोतल में डाला। फिर उसमें 3 और अलग अलग तरल औषधियां मिलाईं। हर एक की मात्रा अलग थी। जैसे ही ये चारों तरल आपस में मिले, बोतल के अंदर का हल्का हरा रंग धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल गया। लुदान जी ने बोतल को हल्के से हिलाया ताकि तरल पूरी तरह मिल जाए। फिर उसे आग पर गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगा, वैसे वैसे वह गहरा नीला तरल हरा काला रंग लेने लगा। उसी समय लुदान जी ने सावधानी से कुछ और जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। निया पूरी तल्लीनता से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए भी लुदान जी के हाथों से नहीं हट रही थी। एक उन्नत हर्बलिस्ट होने के कारण लुदान जी को मिड लेवल औषधि बनाने में महारत हासिल थी। उनकी हर हरकत लगभग परफेक्ट थी। निया ने जल्दी ही एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। लुदान जी जब भी नई सामग्री डालते तो वह समय बिल्कुल सटीक होता था। जैसे ही तापमान बदलता, बोतल के अंदर का तरल भी बदलने लगता और ठीक उसी समय वे पाउडर वाली जड़ी बूटियां सावधानी से डालते ताकि उनके गुण आपस में टकराए नहीं। इससे सारी जड़ी बूटियां आपस में बेहतर तरीके से मिल जाती थी। इस औषधि की असली कुंजी यही थी, सही समय पर सही सामग्री डालना। बैंगनी क्लास के स्टूडेंट्स भी यह प्रदर्शन ध्यान से देख रहे थे। असल में उन्हें इस औषधि की पूरी प्रक्रिया कंठस्थ थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसकी असली समझ नहीं पकड़ पाए थे। इसी कारण उनमें से ज्यादातर लोग अब तक यह औषधि पूरा नहीं बना पाए थे। लगभग 30 मिनट बाद औषधि तैयार हो गई। लुदान जी के सामने अब हल्के पीले रंग की आभा छिपाने वाली औषधि चमक रही थी। उन्होंने बोतल को एक तरफ रख दिया और हाथ साफ करते हुए निया की तरफ देखा। तो प्रक्रिया समझ में आई? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। हालांकि लुदान जी इस औषधि को बहुत जल्दी बना सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर हर कदम धीरे और साफ तरीके से किया था ताकि निया उसे ठीक से देख सके। निया हल्का सा मुस्कुराई। लगता है मुझे इसका तरीका लगभग याद हो गया है। लुदान जी ने संतोष से सिर हिलाया। तो फिर कोशिश करके देखो। इतना कहकर वे मेज से थोड़ा हट गए और एहतियात के तौर पर कुछ और जड़ी बूटियां निकाल लाए, ताकि अगर निया पहली बार में असफल हो जाए
तो वह दोबारा कोशिश कर सके। निया ने उनकी इस तैयारी पर कोई आपत्ति नहीं की। वह सीधे मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मेज पर रखे परिचित उपकरणों को शांत नजरों से देखा, लेकिन तुरंत काम शुरू नहीं किया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन अभी-अभी देखी पूरी प्रक्रिया को दोहराना शुरू कर दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने देखा कि वह काफी देर से बिल्कुल स्थिर खड़ी है और अभी तक उसने काम शुरू भी नहीं किया। यह देखकर कई लोग दबी हंसी हंसने लगे। एक स्टूडेंट बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था, यह बस एक नादान और लापरवाह लड़का है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है आभा छिपाने वाली औषधि की पूरी प्रक्रिया देखकर इसका दिमाग ही घूम गया है। तीसरा ताना मारते हुए बोला, इसे अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं था। क्या इसे सच में लगा कि कोई भी मिड लेवल औषधि बना सकता है? एक और स्टूडेंट हंसते हुए बोला, और ऊपर से यह कह रहा था कि वह इसे सिर्फ एक बार देखकर बना लेगा। सच में, यह तो इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। प्रयोगशाला में खड़े लगभग सभी स्टूडेंट्स अब निया की बेइज्जती देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल निया का पहला कदम ऐसा तूफान खड़ा करने वाला था जिससे पूरी शौर्य एकेडमी के हर्बलिस्ट विभाग में सनसनी फैलने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 272 गड़बड़। इस नए साल के स्टूडेंट न गड़बड़ कर दी। भीड़ को तो पहले से ही लग रहा था कि निया सिर्फ एक मजाक है। वे सब उसे तिरस्कार डॉट और मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। हर किसी के मन में बस एक ही उत्सुकता थी, देखें तो सही, यह पहले साल का स्टूडेंट आखिर कितना काबिल निकलता है। निया ने मन ही मन लूदानजी के पूरे प्रदर्शन को एक बार फिर याद किया। जैसे ही सारी प्रक्रिया उसके दिमाग में साफ हो गई, उसने बिना देर किए जड़ी बूटियों को तैयार करना शुरू कर दिया। उसके हाथ बहुत तेजी से चलने लगे। एक के बाद एक वह दर्जनों जड़ी बूटियों को तैयार करने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि देखते देखते उसने कई प्रक्रियाएं पूरी कर लीं। और हैरानी की बात यह थी कि उसकी हर हरकत लूदानजी से जरा भी कम नहीं लग रही थी। निया की इतनी तेज गति देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी चकित रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो लूदानजी हुए थे। उन्होंने भौहें हल्की सी सिकोड़ लीं। जड़ी बूटियों को तैयार करने का समय और तरीका इस प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण होता था। अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो पूरी प्रक्रिया गलत हो सकती थी। लेकिन निया इतनी तेजी से काम कर रही थी कि यह कहना मुश्किल था कि उसने हर जड़ी बूटी को पूरी तरह सही तरीके से तैयार किया है या नहीं। लूदानजी के मन में एक अजीब सी चिंता उठी। क्या इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है? वह खुद तो बेहतरीन औषधियां बना सकते थे, लेकिन क्या यह भी उतना ही कुशल हो सकता है? शायद उनकी उम्मीदें ही बहुत ज्यादा थीं। आखिरकार पहले साल का स्टूडेंट अगर मिड लेवल औषधि बना ले तो यह अपने आप में ही एक असंभव सी बात थी। जहां लूदानजी के मन में चिंता बढ़ रही थी, वहीं बाकी स्टूडेंट्स निया की तेज हरकतों को देखकर हंस रहे थे। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द वे लोग मुस्कुराने की भी हालत में नहीं रहने वाले थे। हालांकि निया बहुत तेज थी, लेकिन उसने हर जड़ी बूटी को बेहद सटीक तरीके से तैयार किया था। पाउडर इतना महीन और मुलायम था कि जैसे रेशम की धूल हो। तरल पदार्थ बिल्कुल साफ और पारदर्शी था। भले ही बाकी स्टूडेंट्स आभा छिपाने वाली औषधि सही से नहीं बना पाते थे, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियों की मूल जानकारी अच्छी तरह थी। इसलिए वे साफ देख सकते थे कि निया ने 13 जड़ी बूटियां पूरी तरह सही तरीके से तैयार की थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि निया ने यह सब लूदानजी के समय के सिर्फ 1/3 समय में कर दिखाया था। फिर भी
उसके तैयार किए गए सभी तत्वों की गुणवत्ता लूदान जी के बराबर थी। लूदान जी की आंखें अब सच में फैल गई थीं। उन्होंने ध्यान से निया द्वारा तैयार की गई हर सामग्री को देखा, लेकिन उन्हें उनमें एक भी कमी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे निया ने यह सब पहली बार नहीं किया हो। उसकी कला देखकर तो लगता था कि उसने सैकड़ों बार यह प्रक्रिया दोहराई हो। लेकिन निया तो अभी भी पहले साल की स्टूडेंट थी, इसलिए यह संभव ही नहीं था कि उसने पहले कभी आभा छिपाने वाली औषधि का फार्मूला सीखा हो। लूदान जी भले ही चौंक गए थे, लेकिन उनके मन में एक मीठी खुशी भी थी। उन्होंने उत्सुकता से देखा कि अब निया आगे क्या करने वाली है। निया ने अपनी गति जरा भी धीमी नहीं की। वह औषधि बनाने की अगली प्रक्रिया में लग गई। उसने तेजी से तरल पदार्थ को बोतल में डाला, लेकिन इसके बाद उसने दूसरा तरल नहीं डाला। उसने अचानक एक पाउडर वाली जड़ी बूटी डाल दी, जिसे असल में बहुत बाद के चरण में डालना था। यह देखते ही लूदान जी का दिल धक से रह गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि निया ने औषधि बनाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया गड़बड़ा दी है। शायद उनका एक बार का प्रदर्शन निया के लिए काफी नहीं था, लेकिन निया को खुद बिल्कुल नहीं लगा कि उसने कोई गलती की है। उसने शांत भाव से एक और तरल पदार्थ बोतल में डाला और फिर बोतल को आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। लूदान जी अब आगे देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने हल्के से सिर हिला लिया। निया ने क्रम गड़बड़ा दिया था। अब अगर वह बाकी जड़ी बूटियां भी डाल दे, तो भी उसके लिए आभा छिपाने वाली औषधि बनाना लगभग असंभव था। आसपास खड़े स्टूडेंट्स को भी प्रक्रिया याद थी। जैसे ही उन्होंने निया की यह गलती देखी और लूदान जी का बिगड़ता चेहरा देखा, उनके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। एक स्टूडेंट हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, यह लड़का कुछ नहीं जानता। दूसरा बोला, देखो तो सही, इसने तो कई जड़ी बूटियों का क्रम ही गड़बड़ा दिया। तीसरा मजाक उड़ाते हुए बोला, अब बस देखते जाओ, शायद अभी कोई धमाका भी हो जाए। सबको पूरा भरोसा था कि निया की यह कोशिश पूरी तरह असफल हो चुकी है। अब वे बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब लूदान जी गुस्से में आकर इस पहले साल के स्टूडेंट को जोरदार डांट लगाएंगे। लेकिन उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल बोतल के अंदर होने वाला परिवर्तन पूरी प्रयोगशाला की सांसें रोक देने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 273 यह कैसे संभव है। लूदान जी अब और नहीं देख पा रहे थे जब निया ने औषधि बनाने का क्रम गड़बड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि निया पूरी तरह अपने काम में लगी हुई है, उन्हें लगा कि उसे रोकना गलत होगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप उसे आगे बढ़ने दिया, भले ही वह गलती कर रही थी। बहुत जल्दी ही एक फीके पीले रंग की औषधि तैयार हो गई। निया ने गहरी सांस ली और फिर पूरा बना हुआ आभा छिपाने वाला पोषण लूदान जी को दे दिया। लूदान जी का चेहरा कड़वा और संदेह भरा था। वह थोड़े हिचकिचाए, फिर भी औषधि को हाथ में ले लिया और निया की ओर देखते हुए बोले, यह सच में काम करेगा क्या? निया द्वारा बनाई गई औषधि दिखने में लगभग उसी जैसी थी जैसी उन्होंने बनाई थी। लेकिन लूदान जी ने खुद देखा था कि निया ने कई गलती की थी। अगर किसी ने उनकी गर्दन पर तलवार रख दी होती, तब भी वह विश्वास नहीं कर पाते कि यह सफल पोषण है। शायद औषधि सिर्फ दिखने में समान थी। लूदान जी ने गहरी सांस ली और बोतल को सूंघा।
एक हल्की जड़ी बूटी की खुशबू नाक में घुसी और परिचित सुगंध उनके मन में घुल गई। यह कैसे संभव है? लूदान जी ने आश्चर्यचकित बोतल को घूरते हुए कहा। वे आभा छिपाने वाले पोषण की खुशबू से बहुत अच्छे तरह परिचित थे, और जो औषधि उनके हाथ में थी उसमें भी वही सटीक सुगंध थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उन्होंने निया की गलतियों को खुद देखा था। उनकी गलतियों के कारण औषधि की गुणधर्म बदल गए थे। फिर भी बोतल में रखी औषधि बिल्कुल सही पोषण जैसी थी। यहाँ तक कि कहा जा सकता था कि यह उनकी बनाई औषधि से भी शुद्धता में बेहतर थी। लूदान जी ने निया को देखा और उनका चेहरा अत्यंत जटिल भावों से भरा था। क्या तुम जानती हो कि जड़ी बूटियां डालते समय तुमने बड़ी गलती की? लूदान जी ने उसकी ओर तेज नजरों से देखा। निया मुस्कुराई और बोली, क्या आप औषधि डालने के क्रम की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लूदान जी ने सिर हिलाया। सच कहें तो वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हाथ में जो औषधि है वह पूरी तरह तैयार हुई है या नहीं। निया ने कंधे उचकाते हुए कहा, औषधि बनाने में सही क्रम रखना इसलिए जरूरी था ताकि हर जड़ी बूटी का संतुलन बना रहे। साथ ही इससे पोषण का असर भी सुरक्षित रहता। भले ही लूदान जी के तरीके से पोषण का असर सुरक्षित रहता, आभा छिपाने वाले पोषण में 4 जड़ी बूटियां इतनी सख्ती से एक दूसरे से टकराती हैं कि यदि मात्रा बिल्कुल सही न हो तो फेल होना तय है। लूदान जी ने सहमति में सिर हिलाया। हर कोई जानता था कि ये 4 जड़ी बूटियां एक दूसरे से विरोध करती हैं और इसी वजह से आभा छिपाने वाला पोषण बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन यह सब अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? जब लूदान जी ने सहमति में सिर हिलाया, निया ने आगे कहा, मैं बस जरा सा अंदाजा लगा सकती थी कि आपने कितनी मात्रा डाली थी। चूंकि यह मेरा पहला प्रयास था, मुझे भी पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने प्रक्रिया का क्रम बदल दिया। सबसे पहले मैंने 4 सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटियां डाली, फिर बाकी जड़ी बूटियों के असर का इस्तेमाल करके उन्हें मिलाया। इससे न केवल मैं पोषण के सफल होने को सुनिश्चित कर सकी, बल्कि 4 जड़ी बूटियों के बीच किसी भी प्रकार की हिंसक टक्कर भी नहीं हुई और प्रक्रिया भी आसान हो गई। निया जानती थी कि उसका क्रम बदलना बाकी स्टूडेंट्स पर गहरा असर डालेगा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपना लक्ष्य हासिल करना। बाकी सबकी राय या उनका मजाक उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। और इस पूरे प्रयोगशाला में सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि सभी जानते थे अगले ही पल जो कुछ भी होने वाला था वह पूरी अकादमी को हिला देने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 274 हो गई सबकी बोलती बंद। यह तरीका निया ने हर्बलिस्ट विभाग में प्रैक्टिस करते समय सोचा था, और वह था औषधियों के गुणों के संतुलन के लिए प्रक्रिया का क्रम बदलना। यह कोई मुश्किल तरीका नहीं था, लेकिन इसके लिए हर जड़ी बूटी को पूरी तरह समझना जरूरी था। अगर समझ में कमी होती तो न केवल वह उस औषधि के गुण संतुलित नहीं कर पाती, बल्कि शायद बाकी सभी जड़ी बूटियां भी खराब कर देती। निया की यह बात सुनते ही लूदान जी का चेहरा संदेह से हैरानी में बदल गया। क्रमानुसार बदलाव करके पोषण बनाना आसान?
क्या यह बच्ची सच में इतना असाधारण काम कर सकती है? इसके लिए यह पहचानना जरूरी था कि कौन सी जड़ी बूटी दूसरी के साथ पूरी तरह मेल खा सकती है। साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक जड़ी बूटी की सटीक मात्रा कितनी हो, जो आमतौर पर किसी भी हर्बलिस्ट के लिए इतना कठिन होता कि वह हार मान ले, भले ही उसका तरीका जड़ी बूटियों की टकराहट रोक सकता था। लेकिन यह करने के लिए उच्चतम कौशल और जड़ी बूटियों की संपूर्ण समझ होनी चाहिए थी। लूदान जी खुद एक उन्नत हर्बलिस्ट थे, फिर भी वह इतनी साहसिक क्रिया इतनी सहजता से नहीं कर सकते थे। हर्बलिस्ट के रूप में लूदान जी केवल कुछ ही लोगों को जानते थे जो ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे सभी महान हर्बलिस्ट और उससे भी ऊपर थे। केवल वही लोग जिन्होंने हर्बलिज्म के चरम अनुसंधान तक पहुंच बनाई हो, उनके पास ही यह साहस और आत्मविश्वास था कि वे औषधियों के क्रम को बदल सकें, अन्यथा नुकसान ही ज्यादा होता। निया की उम्र कितनी थी? सिर्फ 13 साल, और हर्बलिस्ट विभाग में 2 महीने से भी कम समय रही। कितनी प्रतिभाशाली भी हो, वह महाहर्बलिस्ट के स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं रखती थी। जन्म से हर्बलिस्ट सीखी होती भी, तब भी हजारों औषधियों की संपूर्ण विशेषताओं को याद रखना असंभव था। लूदान जी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। यदि निया सही कह रही थी, तो उसका औषधियों का ज्ञान महाहर्बलिस्ट के बराबर था। यह कैसे संभव हो सकता था? लूदान जी की सांसें तेज हो गईं। उसे यह जांचने के लिए निया का आभा छिपाने वाला पोषण पीना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स बेताब और चुपचाप देख रहे थे, और जब लूदान जी ने पोषण पी लिया तो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। क्या टीचर लूदान जी पागल हो गए थे? उन्होंने वास्तव में उस असफल पोषण को पी लिया। लेकिन स्टूडेंट्स की हैरानी जल्दी ही और बढ़ गई। लूदान जी उनके सामने सिर्फ 10 फीट दूर खड़े थे, लेकिन उनकी आभा का कोई पता नहीं चल रहा था। अगर उनकी आंखें बंद कर दी जातीं, तो कोई भी उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर सकता था। आभा छिपाने वाले पोषण का असर पूरी तरह से किसी की आभा छुपा देता है। लूदान जी हैरान रह गए जब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो पोषण पी थी, वह संपूर्ण रूप से सफल आभा छिपाने वाली औषधि थी। निया सही थी। उसने प्रक्रिया का क्रम बदलने के बावजूद पोषण का असर सुरक्षित रखा था। यह कैसे हो सकता है? उसने वाकई आभा छिपाने वाला पोषण तैयार कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स तुरंत ही स्थिति में गड़बड़ी महसूस करने लगे। लूदान जी की आभा पूरी तरह गायब थी, और यह पोषण का असर था। पर यह कैसे? मैंने तो उसकी गलती देखी थी जब वह जड़ी बूटियां डाल रही थी। स्टूडेंट्स भ्रमित और असहाय थे। वे निया की सफलता पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने हुए सच्चाई को झुठला भी नहीं सकते थे। एक बोतल आभा छिपाने वाली औषधि कुछ अहंकारी स्टूडेंट्स के आत्मविश्वास को कुचल चुकी थी। भले ही वे सभी स्थिति को घूरें, वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि गलत क्रम से भी सफल पोषण कैसे तैयार हुआ। वे यह भी समझ नहीं पा रहे थे कि एक पहली साल की स्टूडेंट केवल एक प्रदर्शन देखकर मध्यवर्ती पोषण बनाने में इतनी महारत कैसे पा गई। और इसी बीच निया की आंखों में एक गहरी चमक और आत्मविश्वास था, जैसे कि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी शौर्य एकेडमी को हिला देगा। तो आखिर अब कौन सा काम था लूदान जी का निया के पास जिसके लिए ये शर्त रखी है? और मैं फिर से सबसे कहना चाहूंगी कि भाग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर ले और मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टिकर दे। आप लोग अब स्टिकर देने में कंजूसी कर रहे हैं, जबकि मैं अपना पूरा दिन एपिसोड डालने में लगा रही हूँ। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 275। इसी जगह जहां सिर्फ महान जड़ी बूटी तदन्य ही आ सकते हैं। क्या यह इंसान ही थी?
एक पहली साल की स्टूडेंट ने सिर्फ एक प्रदर्शन के बाद एक संपूर्ण आभा छिपाने वाली औषधि बना डाली, वो भी तब जब उसने औषधियों को गलत क्रम में डाला था। और अब सोचो, इससे और कौन सी चीज उन्हें इतना हिलाएगी कि पहले से बुरा महसूस कराए। स्टूडेंट्स ने निया को हैरानी और डर से देखा। ऐसा लग रहा था कि सामने वाला साधारण बच्चा पहली साल की स्टूडेंट नहीं, बल्कि कोई महाहर्बलिस्ट है जिसने किसी वर्जित पोषण का उपयोग करके खुद को बच्चा दिखाया हो। लूदान जी को अपनी हैरानी दबाने में मुश्किल हो रही थी, और वह निया को देखकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें खुशी का झटका लगा हो। उन्होंने निया को हर्बलिज्म में प्रतिभाशाली माना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह हर्बलिज्म के लिए ही जन्मी थी। बहुत बढ़िया, शानदार, उत्तम। लूदान जी ने उत्साह में निया के कंधों पर हाथ मारते हुए कहा। उनके हाथ खुशी में कांपने लगे। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। लूदान जी ने निया की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसने उसका कोहनी पकड़कर लैब से बाहर खींच लिया। बाकी स्टूडेंट्स अपने अपने स्थान पर जड़ जैसे खड़े रह गए। स्टूडेंट्स ने बाद में पूरे हर्बलिस्ट विभाग में इस दिन की घटना का समाचार फैलाना शुरू कर दिया। सभी ने जो सुना वो सुनकर चौंक गए। लूदान जी निया को खींचते हुए कई लंबे गलियारों से गुजरते हुए लाइब्रेरी की ओर ले गए। निया उस लाइब्रेरी में कई बार जा चुकी थी, लेकिन उस समय उसकी ध्यान हर्बलिज्म पर नहीं था। इसलिए अन्य विभागों की लाइब्रेरी की तुलना में वह हर्बलिस्ट विभाग की लाइब्रेरी में सिर्फ कुछ ही बार गई थी। इस बार लूदान जी ने खुद उसे लाइब्रेरी में एलिवेटर तक पहुंचाया और फिर 90वीं मंजिल की ओर बढ़े। हर्बलिस्ट विभाग की लाइब्रेरी में 100 मंजिलें थीं, लेकिन केवल नीचे की 50 मंजिलें ही स्टूडेंट्स के लिए खुली थीं। सबसे प्रतिभाशाली छात्र भी ऊंची मंजिलों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन लूदान जी ने निया को सीधे 90वीं मंजिल तक पहुंचाया। लूदान जी के चेहरे पर उत्साह छिपाना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हुआ। उसने अपनी दृष्टि निया की ओर घुमाई। बच्चे, इस बार तुमने मुझे बेहद बड़ा आश्चर्य दिया है। तुम्हारी प्रतिभा को देखकर मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारी कौशल को सही जगह मिलेगी। निया ने आंखें पत्थरी की तरह खोल दी। उसे नहीं पता था कि लूदान जी उसे कहाँ ले जाने वाले थे, लेकिन यह निश्चित था कि यह साधारण जगह नहीं थी, क्योंकि यह 90वीं मंजिल पर थी। अभी कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ महान हर्बलिस्ट से मिलने ले जाऊंगा थोड़ी देर में। लूदान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। महान हर्बलिस्ट? निया उस बात से हैरान रह गई। एकेडमी में केवल कुछ ही महान हर्बलिस्ट थे, लेकिन वे अब टीचिंग पोजीशन में नहीं थे। वे अपना समय जटिल हर्बलिज्म के अनुसंधान में लगाते थे। निया की आंखें उत्साह से चमक गईं। यदि वह इन महाहर्बलिस्ट से संपर्क कर पाई, तो इसका मतलब था कि वह रक्त भोज औषधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकती थी। और जैसे ही वह इस बारे में सोच रही थी, लूदान जी ने उसकी कोहनी को हल्का खींचा, और एक ऐसा रहस्यमय मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आया, जो संकेत दे रहा था कि अगले कदम में अकादमी की सारी धड़कनें हिल जाएंगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 276। सुना है आपको किसी सहायक की जरूरत थी। ये सोचते ही निया ने तय कर लिया कि वो लूदान जी की बात मानेगी और चुपचाप उनके पीछे चलती रहेगी। लाइब्रेरी की 90वीं मंजिल बिल्कुल अलग थी उन सभी मंजिलों से जिन्हें निया ने पहले देखा था। यहां किताबों के पहाड़ जैसे ढेर नहीं थे। उनकी जगह वहां विशाल अलमारियों में सजी हुई औषधियां रखी हुई थी। सैकड़ों औषधियां कई कतारों वाली अलमारियों में बड़े करीने से रखी थी। जब खिड़कियों से आती धूप उन रंग बिरंगी बोतलों पर पड़ती, तो वे क्रिस्टल की तरह चमक उठती और पूरा कमरा चमकदार रोशनी से जगमगा उठता। वो दृश्य इतना सुंदर था कि निया की नजरें वहीं अटक गई। उसने कई ऐसी उच्च स्तर की औषधियां देखी जिनके बारे में उसने पहले सिर्फ कहानियों और अफवाहों में सुना था। जब उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि 90वीं मंजिल की हर अलमारी में सिर्फ उन्नत औषधियों की बोतलें भरी थी। एक उच्च स्तर की औषधि की कीमत कम से कम हजारों स्वर्ण सिक्कों से शुरू होती थी, और कुछ की कीमत तो दसियों हजार स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच जाती थी। निया ने मन ही मन अंदाजा लगाया,
यहां रखी सारी औषधियों की कुल कीमत से कम 5 शहर खरीदे जा सकते थे। ये सोचते ही निया के हाथों में हल्की हल्की खुजली होने लगी। उसके मन में एक शरारती ख्याल कौंधा, अगर ये सारी औषधियां उसके हाथ लग जाए तो अगले 10 साल तक उसे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लूदान जी निया को साथ लेकर लंबे गलियारों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। लूदान जी ने दरवाजा खटखटाने से पहले अपने कपड़ों को सावधानी से ठीक किया और फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी और कर्कश आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ। लूदान जी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर दर्जनों चौड़ी मेजें करीने से रखी हुई थी, जो खास तौर पर औषधि बनाने के लिए तैयार की गई थी। हर एक मेज उच्च स्तर के क्रिस्टल से बनी हुई थी और हर मेज पर महंगे उपकरणों का पूरा सेट सजा हुआ था। उनमें से किसी भी एक सेट की कीमत लगभग 3 मिलियन स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच सकती थी। कमरे के बीचों बीच एक 80 साल के आसपास का बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि लूदान जी के आने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार आग के ऊपर रखी क्रिस्टल की बोतल को घूर रहा था, मानो उसी में उसकी पूरी दुनिया बसती हो। उस बूढ़े आदमी के पास खड़ा एक आकर्षक स्टूडेंट जैसे ही लूदान जी को देखा, वो तुरंत सम्मान से झुक गया। टीचर लूदान जी। लूदान जी ने हल्का सा सिर हिलाया। शुरा, आज तो तुम काफी जल्दी आ गए। जो स्टूडेंट उस बूढ़े आदमी के पास खड़ा था वो हर्बलिस्ट विभाग का टॉप स्टूडेंट था। शुरा के गंभीर चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लूदान जी के पीछे खड़ी निया पर पड़ी, वो चकित रह गया। तभी वो बूढ़ा आदमी, जो अभी तक अपने काम में डूबा था, धीरे धीरे सिर उठाकर लूदान जी की ओर देखने लगा। लूदान, तुम यहां क्यों आओ? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अनुभव की तेज धार साफ झलक रही थी। लूदान जी ने तुरंत सम्मान से सिर झुकाया। मूसी जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मूसी जी की बूढ़ी आंखों में तेज चमक उभरी। वो शौर्य एकेडमी के महामहिम हर्बलिस्टों में से एक थे और उनका नाम पूरे रंगून साम्राज्य में मशहूर था। यहां तक कि बोयान जी जैसे लोग भी उन्हें पूरा सम्मान देते थे। जो लोग अपने पेशे के टॉप शिखर तक पहुंचते हैं, उनमें अक्सर कुछ अजीब आदतें भी आ जाती हैं, और ये बात महाबलिस्टों पर तो बिल्कुल सही बैठती थी। वे अक्सर लाइब्रेरी में ही बंद होकर रहते और बाहर की दुनिया में बहुत कम दिखाई देते। कुछ तो ऐसे भी थे जो लगातार 5 साल तक कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। लोग अक्सर उन्हें जड़ी बूटी के शोध में पागल संकी कहते थे। क्या बात है? मूसी जी ने अपनी पैनी नजर से पूछा। लूदान जी ने विनम्रता से कहा, बोयान जी ने बताया था कि आप हर्बलिस्ट विभाग के कुछ प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को अपना सहायक बनाने के लिए तैयार हैं। मैं उसी के लिए एक स्टूडेंट की सिफारिश करने आया हूं। ओ, मूसी जी ने हल्का सा सिर घुमाया और उनकी नजर अचानक लूदान जी के पीछे खड़ी निया पर जा टिकी। उनकी आंखों में अचानक जिज्ञासा की हल्की चमक उभरी और उसी पल कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे अगले ही क्षण निया की किस्मत का फैसला होने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 277। शुरा, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। और वो बात सुनते ही अगर वह उन दोनों पर ध्यान ही न देता तो शायद उसे निया के वहां खड़े होने का एहसास भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही मुंशी जी की नजर निया पर पड़ी, उसका पतला सा शरीर और मासूम सा चेहरा देखकर उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उन्होंने हल्की नाराजगी भरे स्वर में कहा, लूदान, लगता है तुम्हारी नजर अब कमजोर हो गई है। क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि जिस स्टूडेंट की बात कर रहे थे वह यही है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है? उनकी आवाज में साफ नापसंदगी झलक रही थी। यह प्रतिक्रिया असामान्य भी नहीं थी। मुंशी जी जैसे महान हर्बलिस्ट तो अक्सर लाइब्रेरी में ही बंद होकर शोध करते रहते थे। युवा पीढ़ी को सिखाने में उन्हें बहुत कम दिलचस्पी होती थी। और अब लूदान जी ऐसा छोटा सा बच्चा उन्हें दिखाने ले आए थे? क्या उन्हें लगा कि
वह इतने भी भोले हैं कि कुछ भी मान लेंगे। लूदान जी के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना छलक आया। उन्होंने जल्दी से कहा, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ मुंशी जी? भले ही यह पहला साल का स्टूडेंट है, लेकिन इसकी प्रतिभा। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुंशी जी ने बेचैनी और झुंझलाहट से बीच में ही रोक दिया। पहले साल का स्टूडेंट? उन्होंने तीखी आवाज में कहा, और तुम कहते हो कि मुझे धोखा नहीं दोगे? फिर उन्होंने निया की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। इतना छोटा स्टूडेंट आखिर कर ही क्या सकता है? पहले साल का, जिसे क्लास ज्वाइन किए अभी कुछ ही महीने हुए होंगे। उन्होंने नाक से हल्की हंसी छोड़ी। ऐसा स्टूडेंट तो अपने दम पर एक साधारण पोषण भी नहीं बना सकता। और तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम उसे मेरे पास सिफारिश करके ले आए हो। ऐसा नहीं है मुंशी जी, कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए। लूदान जी ने जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुंशी जी ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, जैसे उनकी बात सुनने का कोई इरादा ही न हो। फिर उन्होंने पास खड़े शुरा की ओर मुड़कर कहा, शुरा, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। मेरे काम में बाधा न डालें। शुरा के होठों पर तुरंत हल्की मुस्कान फैल गई। शौर्य एकेडमी के कुछ महारथी हर्बलिस्ट हाल ही में स्टूडेंट्स में से कुछ सहायक चुनना चाहते थे, लेकिन अब तक सिर्फ वही एक स्टूडेंट था जिसे यह सम्मान मिला था। उसे भीतर ही भीतर बड़ा मजा आ रहा था। लूदान जी की हिम्मत भी कमाल थी। एक पहले साल का स्टूडेंट लेकर सीधे महारथी हर्बलिस्ट के पास पहुंच गए। क्या उन्हें सच में लगा था कि ऐसा करके वे लाइब्रेरी से अपमानित होकर नहीं निकलेंगे? हालांकि मन में वह हंस रहा था, लेकिन बाहर से उसने शालीनता बनाए रखी। वह आगे बढ़ा और बोला, लूदान जी, चलिए, जैसे उन्हें विनम्रता से बाहर जाने का इशारा कर रहा हो। लूदान जी का दिल उस समय गुस्से और बेचैनी से भर गया था। भले ही निया अभी छोटी थी, लेकिन उसकी प्रतिभा असाधारण थी। उसकी क्षमता देखकर उन्हें पूरा भरोसा था कि कुछ ही समय में वह मध्यम स्तर की हर्बलिस्ट बन जाएगी। और अगर 13 साल की उम्र में कोई मध्यम हर्बलिस्ट बन जाए, तो वह इस दुनिया में कितनी डराने वाली प्रतिभा मानी जाएगी। लेकिन मुंशी जी उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, और एक महारथी हर्बलिस्ट के सामने वे ज्यादा बहस करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उनका मन बेहद बेचैन हो उठा। उधर निया चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसने पहले घबराए हुए लूदान जी को देखा, फिर मुंशी जी को, जो फिर से अपने शोध में डूब गए थे। निया की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। फिर उसने धीरे से होंठ दबाए और शांत आवाज में कहा, हरथन घास और पिकासी फूल के बीच बहुत तेज टकराव होता है। अगर मैं आपकी जगह होती तो HRTHNB घास डालने के तुरंत बाद पिकासी फूल नहीं डालती। उसकी साफ और युवा आवाज कमरे में गूंज उठी। मुंशी जी उस समय पोषण बना रहे थे। निया की बात सुनकर उनके हाथ एक पल के लिए रुक गए। फिर उन्होंने मुड़कर निया की ओर देखा। इतना छोटा बच्चा आखिर क्या जाने? उन्होंने हल्की नाक सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, HRTHNB घास और पिकासिन फूल में टकराव होता है, लेकिन अगर सही मात्रा इस्तेमाल की जाए तो उस टकराव को सबसे कम स्तर तक घटाया जा सकता है। निया ने भौहें हल्की उठाईं और बोली, कम करना और पूरी तरह खत्म करना दोनों अलग बातें हैं। वह शांत स्वर में आगे बोली, अगर दोनों चीजें एक ही समय पोषण में डाली जाए तो इससे कुछ बुरे साइड इफेक्ट पैदा होंगे। उसने धीरे से मेज पर रखे औषधि पात्र की ओर देखा, और इससे पोषण की शुद्धता भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, बाकी जड़ी बूटियों का असर भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। मुंशी जी ने बस नाक से हल्की आवाज निकाली और निया की बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे पिकासी फूल की पंखुड़ियां उठाईं और सीधे पोषण में डाल दीं। अगले ही पल, टक,
एक तीखी टूटने जैसी आवाज कमरे में गूंजी। और फिर आग पर रखा हुआ पोषण अचानक उबलकर ऊपर आने लगा। मुंशी जी की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। स्पष्ट था, उन्होंने सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उस समय कमरे में मौजूद सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में निशांत की बात सही साबित होने वाली थी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 278 कि निया ने कर दी गड़बड़। निया ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और हल्की मुस्कान के साथ मुंशी जी के उदास और चिड़चिड़े चेहरे को देखने लगी। वह शांत आवाज में बोली, अगर पिकासी फूल डालने से पहले हर थल फूल का पुंकेसर डाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये सुनते ही मुंशी जी ने आंखें तिरछी करके निया की ओर देखा और झुंझलाकर बोले, तुम्हें सच में इसकी समझ भी है? उन्होंने ठंडी आवाज में आगे कहा, पिकासी फूल में पहले से ही थोड़ा प्रभाव कम होता है। अगर ऐसा किया तो हरथन घास की औषधीय शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एक पहले साल का स्टूडेंट, और वह भी एक महारथी हर्बलिस्ट को औषधि बनाने का तरीका सिखा रहा था। ये तो बिल्कुल मजाक जैसा लग रहा था। निया ने हल्का सा होंठ मोड़े और बिना डरे सीधे मुंशी जी की आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हरथन घास और पिकासी फूल की सही मात्रा तय नहीं कर पा रहे। समस्या औषधि की सामग्री में नहीं थी, बल्कि असली समस्या यह थी कि मुंशी जी की औषधि बनाने की कला में थोड़ी कमी रह गई थी। जब से मुंशी जी को उन्नत हर्बलिस्ट का दर्जा मिला था, तब से आज तक किसी ने भी उनके तरीकों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इस समय ये नौजवान स्टूडेंट न सिर्फ उनके तरीके को गलत बता रहा था, बल्कि साफ साफ इशारा कर रहा था कि उनकी क्षमता भी पूरी नहीं है। ये सुनते ही मुंशी जी का चेहरा एकदम राख जैसा पड़ गया। उधर लूदान जी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निया अचानक महारथी हर्बलिस्ट मुंशी जी की कमी सामने रख देगी। भले ही निया में प्रतिभा थी, लेकिन वो अभी भी पहले साल की स्टूडेंट थी। वह मुंशी जी जैसे महान हर्बलिस्ट की बराबरी कैसे कर सकती थी? उस पल लूदान जी का मन सच में रोने का हो गया। असल में लाइब्रेरी के ये महारथी हर्बलिस्ट कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते थे। ये तो बोयान जी के खास अनुरोध पर ही हुआ था कि वे कुछ प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को औषधि बनाने की कला सिखाने के लिए तैयार हुए। ये मौका सच में जिंदगी में एक बार मिलने वाला अवसर था। टीचर्स ने यहाँ दर्जन से ज्यादा प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स भेजे थे, लेकिन अंत में सिर्फ शुरा ही परीक्षा पास कर पाया था और उसे यही रुककर सीखने की अनुमति मिली थी। जब लूदान जी ने निया की प्रतिभा देखी, तो उन्हें लगा कि इस प्रतिभा को निखारना चाहिए। आभा छिपाने वाली औषधि का परीक्षण भी इसी बात का था कि निया में ये क्षमता है या नहीं। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा था कि निया की प्रतिभा शुरा से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसकी कम उम्र और अनुभव की कमी एक समस्या बन सकती थी। इसलिए मुंशी जी की ऐसी प्रतिक्रिया आना पूरी तरह अस्वाभाविक भी नहीं था। लूदान जी ने सोचा, अगर मुंशी जी के साथ बात नहीं बनी, तो वे किसी और महारथी हर्बलिस्ट से कोशिश करेंगे। अगर उनमें से कोई भी निया को मौका दे दे, तो निया की प्रतिभा सबको चौंका देगी। लेकिन अफसोस, मुंशी जी तो उसे मौका देने के मूड में ही नहीं थे। इसलिए लूदान जी को ये बात किसी और दिन के लिए टालनी पड़ती। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो निया अब तक शांत रहती थी, वह अचानक इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मुंशी जी के राख जैसे चेहरे को देखकर ही लूदान जी समझ गए, स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्होंने जल्दी से माथे का पसीना पोंछा और बोले,
महारथी हर्बलिस्ट मुंशी जी, कृपया निशांत की बदतमीजी को माफ कर दीजिए। हुफ। मुंशी जी ने ठंडी आवाज में नाक से सांस छोड़ी। उनकी कसी हुई भौहें साफ बता रही थी कि वे काफी गुस्से में हैं। वह एक महारथी हर्बलिस्ट थे और एक पहले साल का स्टूडेंट उन्हें औषधि बनाना सिखाए। अगर ये बात फैल गई तो उनकी इज्जत कहाँ रह जाएगी। लूदान जी बेहद घबराए हुए थे, लेकिन कमरे के एक कोने में खड़ा शुरा ये सब बड़े मजे से देख रहा था। आखिरकार वही तो एकमात्र स्टूडेंट था जिसे महारथी हर्बलिस्ट ने स्वीकार किया था। मुंशी जी का सहायक बनकर रहना उसके लिए बहुत बड़ा फायदा था। उसे तो साफ दिख रहा था कि लूदान जी जिस स्टूडेंट को साथ लाए हैं उसमें कोई खास बात नहीं है। उस जैसे साधारण स्टूडेंट उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। शुरा के मन में तिरस्कार भरी हंसी उठी। क्या सच में लूदान जी को लगा कि वे किसी भी रैंडम स्टूडेंट को लेकर आएंगे और वह सीधे महान हर्बलिस्ट का सहायक बन जाएगा। लेकिन उसी समय निया की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभरी और अगले ही पल उसने जो कहा उससे पूरे कमरे का माहौल पूरी तरह बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 279। करमजी एक महान हस्ती। इस पल फिर कमरे का माहौल धीरे धीरे इतना ठंडा और भारी हो गया था कि जैसे किसी ने हवा ही जमा दी हो। उसी समय दरवाजे की तरफ से सफेद चोगा पहने एक बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने कमरे में मौजूद अजीब सी स्थिति को देखा तो उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभर आया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मुंशी जी, यहां क्या हो रहा है? जैसे ही गुस्से से भरे मुंशी जी की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी, उनके चेहरे का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह गहरा सम्मान दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत आदर से कहा, अरे करम जी, आप यहां कैसे आ गए? उनका यह व्यवहार कुछ ही पल पहले वाले रुख से पूरी तरह अलग था। करम जी पूरे रंगून साम्राज्य के सबसे महान हर्बलिस्ट माने जाते थे और शौर्य एकेडमी में भी वह इकलौते व्यक्ति थे जिनका मुंशी जी सच में सम्मान करते थे। हालांकि दोनों ही महारथी हर्बलिस्ट थे, लेकिन उनके स्तर में काफी अंतर था। जब मुंशी जी 20 साल पहले महारथी हर्बलिस्ट बने थे, तब तक करम जी उस रास्ते पर 15 साल से भी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। मुंशी जी अभी भी उस स्तर के शुरुआती चरण में थे, जबकि करम जी उस स्तर के टॉप पर पहुंच चुके थे। वह बस महामहिम हर्बलिस्ट बनने से एक ही कदम दूर थे। इसलिए मुंशी जी उनके सामने बिल्कुल शिष्य की तरह विनम्र बने रहते थे और कभी भी उनके प्रति जरा सी भी असम्मान की भावना नहीं दिखाते थे। मुंशी जी ने जल्दी से कहा, करम जी, लूदान यहां एक स्टूडेंट को लेकर आए थे और वही यहां परेशानी खड़ी कर रहा था। मैं तो बस इन्हें बाहर भेज रहा था। करम जी ने धीरे से सिर घुमाया और लूदान और निया की तरफ देखा। उनकी गहरी और शांत आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं और फिर धीरे से निया के चेहरे पर टिक गईं। लूदान जी पर अचानक और भी दबाव आ गया। उन्होंने तुरंत सम्मान से कहा, करम जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बस लगा कि इस बच्चे में जड़ी बूटी की कला के लिए काफी अच्छी प्रतिभा है, इसलिए मैं चाहता था कि आप जैसे महान हर्बलिस्ट इसे एक बार देख लें। करम जी के सामने खड़े होकर लूदान जी का दबाव और बढ़ गया था। यहां तक कि शौर्य एकेडमी के प्रमुख बोयान जी भी करम जी के सामने बेहद सम्मान से पेश आते थे। उनकी ताकत और कला इतनी महान थी कि पूरे रंगून साम्राज्य में लोग उनसे सिर्फ एक पोषण की शीशी पाने के लिए अपनी सबसे कीमती दौलत तक देने को तैयार रहते थे। यहां तक कि रंगून साम्राज्य के सम्राट ने खुद शौर्य एकेडमी में आकर करम जी से अनुरोध किया था कि वह शाही परिवार के प्रमुख हर्बलिस्ट बन जाए, लेकिन करम जी ने वह प्रस्ताव सीधे मना कर दिया था।
अब उन्हें नाम, शोहरत या धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका पूरा ध्यान बस जड़ी बूटी की कला में और आगे बढ़ने पर था। उनका एक ही लक्ष्य था, जल्दी से जल्दी महामहिम हर्बलिस्ट के स्तर को प्राप्त करना। इसलिए दुनिया की सारी दौलत और नाम उनके लिए अब बिल्कुल मायने नहीं रखते थे। अगर लूदान जी मुंशी जी के सामने डर और सावधानी से खड़े थे, तो करम जी के सामने उनके मन में गहरा सम्मान और श्रद्धा उमड़ रही थी। रंगून साम्राज्य के लगभग सभी हर्बलिस्ट करम जी को अपना अंतिम लक्ष्य मानते थे। अच्छा? करम जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मुंशी जी की तरह उनके चेहरे पर कोई आक्रामकता नहीं थी। उनकी मुस्कान से आसपास का माहौल शांत और सहज महसूस होने लगा। शायद यही वजह थी कि निया को भी उस समय बुजुर्ग के लिए तुरंत सम्मान महसूस हुआ। मुंशी जी की तुलना में वह सच में सम्मान पाने के ज्यादा योग्य लग रहे थे। इरादा नहीं था। मुंशी जी ने व्यंग्य भरी हंसी छोड़ी। उन्होंने निया की तरफ उंगली उठाई। यह छोटा सा बच्चा जो अभी पहला साल का स्टूडेंट है, मेरी जड़ी बूटी की कला पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा था। उनकी आंखों में अब भी अपमान का गुस्सा जल रहा था। बताओ जरा, इतनी हिम्मत इसे कहां से मिली? उन्होंने तिरस्कार से कहा। क्या पहला साल का स्टूडेंट मुझसे ज्यादा जड़ी बूटी जानता है? लूदान जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। निया की बात वाकई थोड़ी तीखी थी, और सामने वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि महारथी हर्बलिस्ट था। इस स्थिति में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दें। और तभी करम जी की गहरी नजर धीरे धीरे निया के चेहरे पर टिक गई, जैसे वह उसके भीतर छिपी किसी अनोखी प्रतिभा को परखने की कोशिश कर रहे हों। और शायद अगले ही पल कमरे में कुछ ऐसा होने वाला था जो सबको चौंका देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 280 महारथी हर्बलिस्ट की निया को चुनौती। जड़ी बूटी विभाग का पहले साल का कोई भी स्टूडेंट हो, उसे किसी भी हालत में महारथी हर्बलिस्ट के सामने बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों के मन में यही विचार था, लेकिन करम जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह बस चुपचाप उस नौजवान स्टूडेंट को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी। निया ने मुस्कुराते हुए मुंशी जी की ओर देखा और बोली, मुंशी जी, अगर मुझे पता है कि आपके बनाने की प्रक्रिया में कोई गलती है, तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमक उठी। आप महारथी हर्बलिस्ट हैं, तो क्या हुआ? उसने कंधे हल्के से उचकाए। अगर कोई इंसान किसी की आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या उसे सच में मास्टर कहा जा सकता है? निया की बात कोई हवाई दावा नहीं थी। उसने यह सब अपने प्रयोगों से परखा था। मुंशी जी की मेज पर रखी जड़ी बूटियां असल में रक्तभोज औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ दिन पहले निया ने आर्यन और बाकी साथियों से कहा था कि वही जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाए, और जो 3 जड़ी बूटियां उसने पहले बताई थी, वो उन्हीं में शामिल थी। निया चाहती थी कि वह जल्द से जल्द यदुराज जी की मदद करके रक्तभोज औषधि बना सके। इसी वजह से उसने पहले ही उन जड़ी बूटियों पर कई प्रयोग कर लिए थे, और उन्हीं प्रयोगों से उसे वह समस्या पता चल गई थी जिससे मुंशी जी जूझ रहे थे। मुंशी जी ने जड़ी बूटियों को फॉर्मूले में लिखे क्रम के हिसाब से मिलाया था। फॉर्मूला सही था, लेकिन उसकी प्रक्रिया हर परिस्थिति में एक जैसी नहीं रहती।
निया ने उन 3 जड़ी बूटियों को अपने तरीके से मिलाकर देखा था और उसके तरीके में उसे कोई समस्या नहीं आई। लेकिन मुंशी जी ने उसकी सलाह मानने के बजाय अपने पद का रौब झाड़ते हुए उसे बदतमीज तक कह दिया। यह सोचकर ही निया को उन पर हंसी आने लगी थी। मुंशी जी का गुस्सा अब और भड़क उठा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, समस्या? तुम्हें कैसे पता कि कोई समस्या है, जबकि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मैं कौन सी औषधि बना रहा हूं? निया ने मेज की ओर इशारा किया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि आपकी मेज पर प्रोसेस किया हुआ हनद फूल रखा है और जिस औषधि में यह इस्तेमाल होता है उसका फॉर्मूला मैं पहचानती हूं। निया की आंखों में चमक आ गई। इसलिए साफ है कि आप रक्त भोज औषधि बनाने की कोशिश कर रही हैं। असल में मेज पर दर्जनों जड़ी बूटियां रखी थी और उनमें से हर एक उसी औषधि के लिए जरूरी थी। मुंशी जी ने होंठ भींच लिए। तो क्या हुआ? उन्होंने व्यंग्य से कहा। एक छोटा सा बच्चा आखिर क्या जानता है? फिर उन्होंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही होशियार और समझदार हो तो क्यों न तुम ही इसे बनाकर दिखाओ। उनकी आंखों में चुनौती चमक रही थी। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे छोटे स्टूडेंट हरथन घास और पीकासी फूल के बीच की टकराहट को कैसे सुलझाते हो। मुंशी जी का यह वाक्य सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उन्हें नहीं पता था कि मुंशी जी कौन सी औषधि बना रहे थे, लेकिन इतना सबको मालूम था कि जिस औषधि को खुद एक महारती हर्बलिस्ट बना रहा हो वह साधारण नहीं हो सकती। और अब मुंशी जी ने पहले साल के स्टूडेंट को वही औषधि बनाने की चुनौती दे दी थी। यह बात सुनकर सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था। लूदान तो पूरी तरह सन्न रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ शुरा धीरे धीरे हंसने लगा। वह हमेशा मुंशी जी के साथ रहता था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि मुंशी जी आखिर कौन सी औषधि बना रहे थे। बस इतना साफ था कि वह औषधि इतनी कठिन थी कि उसे बनाते बनाते मुंशी जी भी परेशान हो गए थे। तो फिर ऐसी औषधि को बनाने के लिए वह एक पहले साल के स्टूडेंट को क्यों कह रहे थे? सच तो यह था कि सिर्फ 2 साधारण जड़ी बूटियां ही निया को हराने के लिए काफी थी। पूरी औषधि बनाना तो बहुत दूर की बात थी। करम जी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उन्हें भी हैरानी हुई कि मुंशी जी इतनी दूर तक बात ले आए। वह जानते थे कि मुंशी जी का स्वभाव बहुत तेज है और साफ था कि यह स्टूडेंट उन्हें बुरी तरह भड़का चुका था। करम जी कुछ कहकर उन्हें रोकने ही वाले थे कि अचानक निया आगे बढ़ी। उसने सीधा मुंशी जी की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी और फिर उसने बिना झिझक कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। उसके शब्द कमरे में गूंज गए और उसी पल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या सच में यह छोटा सा स्टूडेंट महारती हर्बलिस्ट की चुनौती स्वीकार करके कुछ कर पाएगा, या फिर अगले ही पल सबके सामने उसकी भयंकर बेइज्जती होने वाली है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को।
और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।